मलाई से मक्खन निकालने वाली मेरी वायरल वीडियो में मुझसे सबसे ज्यादा एक ही रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें मक्खन से निकले इस दूध का कोई इस्तेमाल बताएं। तो फिर क्या था, आपकी इस बहन ने इस दूध से बहुत सी रेसिपीज ट्राई की, लेकिन मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले कि जिसे मैं कह सकूं कि ये जायके में कोई नेक्स्ट लेवल चीज बनी है, ये जिसे खाने से मजा भी आया हो। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम मलाई से मक्खन की सूरत में एक तरह से सब कुछ ही निकाल देते हैं और पीछे हमारे पास बिल्कुल पतला बेजायका सा सफेद पानी रह जाता है। और मेरी यही कोशिश थी कि इस फीके बेजायका दूध से कुछ ऐसा बनाया जाए जो जायके में बहुत ही मजेदार हो। तो जब मैंने इस दूध से आटा गूंदकर इसके पराठे बनाए तो यकीन जानिए कि इसके बने पराठों का मुझे एक अलग ही फ्लेवर मिला। तो आज मैं मक्खन से निकले इस दूध के लच्छेदार फ्रोजन पराठे बनाने की इतनी आसान और मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूं ना, जिसे आप ट्राई किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतने मज़ेदार पराठे तो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे और जायके में भी ये बाकी पराठों से बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रोज़न पराठे पकने के बाद सख्त होकर अकड़ जाते हैं और इनके लच्छे भी अच्छे से खुलते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिसके बाद फ्रोज़न पराठों की तमाम लेयर्स अच्छे से खुलेंगी। पराठा पकने से सख्त नहीं होगा। मिनटों में बनने वाले फ्रोज़न पराठे बिल्कुल ताज़े पराठों जैसे, बाहर से खस्ता और अंदर से इसके तमाम लच्छे इतने सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। रमजान की सहरी हो या फिर सुबह का नाश्ता, दोनों सूरतों में आप इन्हें दही, चाय, किसी भी सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इन्हें बनाने से लेकर फ्रीज करने तक का मुकम्मल तरीका इतना आसान कर दूंगी कि आप बगैर हाथ, बर्तन, किचन गंदा किए इन्हें रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार बनाएंगे और लंबे टाइम के लिए आप इन्हें फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए, आपकी इस पाकिस्तानी बहन के इजाद किए हुए तरीके से अब आप बगैर बर्तन इस्तेमाल किए आसानी से आटा गूंद सकेंगे। और मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद अगर कहीं और देखें तो समझ जाएं कि उन्होंने मेरा आइडिया चोरी किया है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मलाई से निकलने वाला जो दूध था वो लिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने मलाई से मक्खन निकाला था, उस मक्खन को निकालते वक्त जो दूध निकला था ना, ये वही दूध मैंने लिया है। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि आपने मलाई से मक्खन निकालने के लिए ज़्यादा पानी डाला था और आखिर में हमें थोड़ा पानी आपने दिखाया है, लेकिन हकीकत में ये उतना ही पानी है। सिर्फ पहले मैंने इसे बड़े बर्तन में निकाला था, तो इसलिए शायद आपको बड़े बर्तन की वजह से जो पानी है वो फैला हुआ ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आखिर में मुझे इस दूध को फ्रीज़ करने के लिए इसे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ा था। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन होगी हो, तो ये सिर्फ बर्तन की वजह से आपको थोड़ा या ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये उतना ही दूध है जितना पानी डाला था। अच्छा, अब जो मेरे पास ये प्लास्टिक बैग है ना, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मक्खन वाली देखी है ना, तो आपको याद होगा कि ये वही प्लास्टिक बैग है जिसके अंदर मैंने मक्खन निकाला था। इसे भी मैंने दूध के साथ फ्रीज़ कर दिया था ताकि जब मुझे वीडियो बनानी हो तो इसे निकाल कर आराम से यूज़ कर लूँ। इस शॉपर के साथ अभी भी थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ है। तो अब मैं पराठे बनाने के लिए यहाँ पर आटा इस्तेमाल करूँगी। ये आटा चक्की वाला आटा नहीं है, लेकिन ये आम दुकानों से जो मिलता है ना आटा, ये वो वाला आटा है जिसे आप सफ़ेद आटा भी कहते हैं, लेकिन ये मैदा नहीं है। तो अब मैं 8 कप आटा जो है वो इस चॉपर के अंदर डाल दूँगी और आटे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 8 कप जो है वो 1 किलो आटा होता है। अब इस आटे के अंदर 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड करूँगी। और चीनी डालने से पराठों का जायका और इनका कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। और शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद कर दूँगी। तो बस अब हम आटे के अंदर नमक, चीनी वगैरह जो हमने डाला था ना, उसे मिक्स करेंगे। अच्छा, शॉपर के साथ जो मक्खन चिपका हुआ है ना, इसे भी आटे के अंदर अच्छे से मसल-मसल कर मिक्स कर दूँगी। इस तरह से जितना भी मक्खन शॉपर के साथ चिपका था ना, वो भी आटे में शामिल हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब शॉपर खोलकर इस आटे के अंदर 1 अंडा शामिल करूँगी और साथ ही इसके अंदर मक्खन निकालते वक्त जो दूध निकला था ना, वो भी शामिल करूँगी। मैं यहाँ सबसे पहले 3 कप दूध इस आटे के अंदर ऐड करूँगी। क्योंकि हमने अंडा भी ऐड किया है ना, तो इसलिए पहले थोड़ा दूध डालेंगे। और शॉपर को हवा के साथ या तो रबर बैंड से या फिर एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लूँगी। अगर आप शॉपर के अंदर आटा गूंद रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक ज़रूरी टिप देती हूँ और वो ये, जब आप खुश्क आटे के अंदर पहली बार कोई भी लिक्विड, दूध या पानी वगैरह डालें ना, तो आपने शॉपर को इस तरह से उल्टा-पुल्टा करते हुए पानी या दूध को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि इस तरह करने से पानी आटे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होता। और जब पानी या दूध आटे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो फिर हम आटे को हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे, जिससे पानी आटा यकजान होकर आटा इकट्ठा होने लगेगा।
तो यहाँ पर मसलते हुए अब आटा जो है वो एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। तो इसलिए अब मैं शॉपर खोलकर आटे को हाथ लगाकर चेक करूँगी। तो इस वक़्त आटा जो है वो बिल्कुल पराठे बनाने के लिए ठीक है। ना इतना सख्त है और ना ही इतना नरम है। जिस तरह हम घरों में नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना रोटी या पराठे बनाने के लिए, ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर और दूध शामिल नहीं करेंगे। और इस बचे हुए दूध को बाद में यूज़ करने के लिए मैं दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से टोटल दूध जो मैंने 1 किलो आटे के अंदर ऐड किया है ना, वो 3 कप दूध है। क्योंकि हमने आटे में 1 अंडा भी शामिल किया था ना, तो इसलिए 3 कप दूध से इसकी बेहतरीन सी डो जो है वो तैयार हो जाती है। पराठे बनाने के लिए ये रेशो जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप पराठे की डो में अंडा शामिल नहीं करना चाहते तो उस सूरत में आपको आटे के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दूध ऐड करना पड़ेगा, अपने आटे के लिहाज से। क्योंकि कुछ आटे ज़्यादा पानी लेते हैं और कुछ थोड़ा पानी लेते हैं, तो आपने ये देख लेना है। तो बस अब हम शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड से बंद कर देंगे और आटे को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। अच्छे क्रिस्पी पराठे कभी भी ज्यादा घी लगाने से या फिर इसकी ज्यादा लेयर्स बनाने से नहीं बनते। ये तभी बनेंगे जब आप आटे को अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। जितना हम आटे को मसलेंगे उतना ही ये मुलायम बनता जाएगा, इसके अंदर चमक पैदा होगी और आटा खींचने से टूटेगा भी नहीं। ऐसा मुलायम, चमकदार, लचकदार आटा सिर्फ शॉपर के अंदर ही गूंदा जा सकता है। आटा गूंथते वक्त जब वो आपके हाथों से नहीं चिपकेगा ना, तो आपको इसे गूंथने में भी उतना ही मजा आएगा। आपको टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। आप इसे मजे से गूंथते जाएंगे और इस तरह से आपका आटा मक्खन की तरह मुलायम, चमकदार बनकर तैयार होगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं। अच्छा, ये जो मक्खन से दूध हमने निकाला था ना, ये नमकीन दूध था, तो इसलिए मैंने आटे के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से, मतलब बीपी वगैरह की वजह से कम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आपने इस आटे के अंदर सिर्फ 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो मलाई आपने इस्तेमाल की थी मक्खन निकालने के लिए, ये दूध की मलाई थी या दही की मलाई थी? तो ये उबले हुए दूध की मलाई को मैंने इकट्ठा किया हुआ था। और दूसरा, मुझसे किसी ने ये भी सवाल किया था कि आपने नमक डालकर मक्खन को नमकीन कर दिया है। तो देखिए, मार्केट में 2 किस्म के मक्खन मिलते हैं, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड। और मैंने 1 किलो मक्खन के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल किया था, जो 1 किलो मक्खन के हिसाब से बहुत कम है, जिसको मैंने बाद में 2 से 3 दफ़ा ताज़ा पानी डालकर मक्खन से निचोड़कर निकाल भी दिया था। इसलिए मक्खन से निकलने वाला जो दूध है वो नमकीन है। अगर सारा नमक मक्खन से ना निकलता या मक्खन में रहता तो इसका दूध नमकीन ना होता। मक्खन आपको फीका नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नमकीन भी नहीं होगा। बिल्कुल हल्का सा आपको नमकीन फील होगा, क्योंकि हमने नमक जो है वो बहुत कम ऐड किया था। खैर, ये जो आपके कुछ सवाल थे मक्खन से रिलेटेड, जिनके मैंने जवाब दे दिए। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। खैर, आटे को गूंथते हुए मुझे यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं शॉपर खोलकर इस आटे के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करूंगी, क्योंकि शॉपर के साथ भी मक्खन वगैरह लगा हुआ था और दूध भी आटे के अंदर हमने ऐड किया था, तो इसलिए सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं शॉपर को हवा के साथ बंद करके आटे को शॉपर से अलग कर लूंगी। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाता है। यकीन जानिए कि इसमें आपका ना तो ज्यादा टाइम लगेगा और ना आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तेल डालते ही आटा जो है वो शॉपर से आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिटेल के साथ और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मुकम्मल वीडियो देखनी है ना, कि शॉपर में आसानी से आटा कैसे गूंदें और आखिर में आटे को शॉपर से कैसे अलग करना है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी क्रिस्पी पराठे की डिटेल वीडियो मौजूद है, तो आपने उसे जरूर देख लेना है। उसमें मैंने कुछ बहुत ही सीक्रेट टिप्स शेयर की हैं आपके साथ, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर इतनी डिटेल से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो यहाँ आटा अब बिल्कुल शॉपर से अलग होकर एक बॉल की तरह इकट्ठा हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये आटा अच्छे से गूंदा जा चुका है। तो अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम पराठे की लेयर्स बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये वो पेस्ट होगा जिससे आपके पराठों की जो लेयर्स होंगी ना, वो बिल्कुल पठान होटल के पराठों जैसी अलग अलग बनेंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ आधा कप घी लूंगी और घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। घी आपका ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस आपने इसको मेल्ट कर लेना है ताकि इसका दाना जो है वो खत्म हो जाए। अब इस घी के अंदर मैं 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल करूंगी और इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी।
अच्छा, पराठे की अलग-अलग खस्ता लेयर्स बनाने के लिए आपने घी की जगह तेल यूज़ नहीं करना और जब आप पराठे की लेयर्स में ये मिक्सचर लगाएँगे ना, तो यकीन जानिए कि आपके पराठे की तमाम लेयर्स अलग-अलग बनेंगी। बाहर से खस्ता और अंदर से इतना सॉफ्ट बनेगा कि वो मुँह में जाते ही घुल जाएगा। खैर, तो अब मैं इस मिक्सचर को उठाकर फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अभी ये मिक्सचर थोड़ा-सा रनी है, लेकिन फ्रिज में रखने से घी थोड़ा ठंडा होकर थिक हो जाएगा। फिर ये पराठे में लगाने से बाहर भी नहीं निकलेगा। तो अब 30 मिनट गुजरने के बाद मैं आटे को शॉपर से बाहर निकाल लूंगी। तो माशाल्लाह से देखें कि शॉपर के अंदर कितना चमकदार मुलायम मक्खन की तरह आटा गूंदा गया है। ऐसा मुलायम चमकदार लचकदार आटा आप कभी भी हाथों से नहीं गूंद सकते और ना ही आप हाथ से गूंदे हुए इतने नरम और ताज़े आटे को खुश्क आटे के बगैर हैंडल कर सकते हैं। ये कमाल सिर्फ जो है वो शॉपर का है। शॉपर में गूंदे हुए आटे को आप खुश्के के बगैर आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये हाथों से काउंटर से कभी नहीं चिपकेगा। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना कमाल का तरीका इजाद किया है, जिसने आटा गूंदने की सारी टेंशन ही खत्म कर दी है कि बगैर हाथों से आटा चिपके, बगैर काउंटर गंदा किए कुछ भी आपका गंदा नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन मशीनों से भी कई गुना बेहतर आटा आप जो है शॉपर में गूंद सकते हैं। खैर, तो अब मैं इस आटे को लंबाई में रोल करने के बाद 2 बराबर हिस्सों में कट कर लूंगी और एक हिस्से को उठाकर इसी शॉपर के अंदर बंद करके रख दूंगी। शॉपर के अंदर इस तरह से बंद करके रखने से आटे के ऊपर ड्राई सी तह नहीं जमेगी और आटा लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहेगा। और इस दूसरे हिस्से को लंबाई में रोल करने के बाद बराबर साइज के पेड़ों में कट कर लूंगी। तो अब यहाँ पर आपको पराठे का जो भी साइज पसंद हो ना, आप उस लिहाज से छोटा या बड़ा पेड़ा कट कर लें। मैं यहाँ दरमियाने साइज में बराबर पेड़ों को कट कर लूंगी और इनके पेड़े बना लूंगी। और अब मैं पहले वाले हिस्से को भी शॉपर से निकालकर इसी तरह बराबर साइज में कट करके पेड़े बना लूंगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो मैदे से टोटल 10 पेड़े बना लिए हैं। अब एक ट्रे के अंदर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करूंगी ताकि पेड़ों को रेस्ट देने से ये ट्रे के साथ ना चिपके और पेड़ों को उठाकर इस ट्रे में रख दूंगी और इसी शॉपर से इनको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। अच्छा, घी का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था ना, 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये ठंडा होकर थोड़ा थिक हो गया है। अब पराठे की लेयर्स में लगाते वक्त ये जो पेस्ट है बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये इस तरह से थिक हो गया है। तो 30 मिनट गुजरने के बाद अब इन पेड़ों को बेलना स्टार्ट करूंगी। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर पेड़े को हाथों से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लूंगी और बेलन की मदद से इसे गोल और पतला बेल लूंगी। जितना हम इस रोटी को पतला बेलेंगे ना, पराठे की जो लेयर्स होंगी ना, वो भी ट्रांसपेरेंट और पतली बनेंगी। तो अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये रोटी मैंने कितनी पतली बेली है। नॉर्मल रोटी से भी पतला मैंने इसे बेला है। तो अब मैं इसके ऊपर घी वाले पेस्ट को अच्छे से हाथों की मदद से फैलाकर लगा दूंगी। रोटी की कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सब जगह पर अच्छे से फैलाकर लगाएंगे और घी लगाने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर दूंगी। इससे जो आपकी लेयर्स होंगी ना, वो अलग अलग सी बनेंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस रोटी को इसके मिड से लंबा कट लगा दूंगी और इस कटे हुए हिस्से को कॉर्नर से उठाकर इसके ऊपर सेट करके रख दूंगी और इसे दोबारा से उठाकर दूसरे हिस्से के ऊपर रख दूंगी और आखिर में इस तरह से इसे गोलाई में रोल करना स्टार्ट करूंगी और इसके आखिरी सिरे तक रोल करती जाऊंगी। इस तरह से रोल करने से रोटी जो है वो एक कोन की शक्ल में आ जाएगी। अब इस कोन को हाथ से दबाकर दोबारा से एक पेड़े की शक्ल दे दूंगी। इस तरह से इसकी बहुत अच्छी सी लेयर्स बनेगी। बस इसी तरीके से हम बाकी के तमाम पेड़ों को बना लेंगे। खैर, तो पेड़े बनाने के बाद अब मैं इन्हें उठाकर ट्रे में रख दूंगी। ट्रे को मैंने पहले थोड़ा सा खुश्क आटा लगा दिया था ताकि रेस्ट देने से पेड़े ट्रे के साथ चिपके ना, और इन्हें इसी शॉपर से कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि पेड़े थोड़े से सेट होने के बाद सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, रेस्ट के बाद अब मैं इन पेड़ों को बेलना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर पेड़ को हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और बेलन की मदद से इसे गोल रोटी की शेप दे दूंगी। नॉर्मल पराठा जो हर घर में बनता है ना, उतना ही पतला हम इसे बेल लेंगे। तो अब मैं एक बड़ी साइज की प्लेट लूंगी और इसके ऊपर बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप प्लास्टिक शीट को बिछाकर पराठे को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी। अच्छा, यहाँ मुझसे एक गलती ये हुई है कि प्लेट दरमियान से थोड़ी सी गहरी थी और साइड से ऊंची थी, जिस वजह से पराठे की जो शेप है वो ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने पराठे को प्लास्टिक शीट के साथ उठाकर एक सीधी ट्रे के अंदर रख दिया था। तो इसलिए आपने भी पराठों को जो है वो सीधी ट्रे के अंदर ही रखना है ताकि ये पराठे की जो शेप है वो ख़राब ना हो। अब इस दूसरे पराठे को भी रखने से पहले मैं प्लास्टिक शीट को पहले वाले पराठे के ऊपर रख दूंगी
अब इस शीट के ऊपर दूसरे पराठे को उठाकर सेट करके रख दूंगी। आपने इन शीट्स को घी या तेल नहीं लगाना। बस इसी तरीके से बाकी के सारे पेड़ों को पराठे की तरह बेल लूंगी और प्लास्टिक शीट के साथ इन पराठों को एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊंगी। अब 10 पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फ्रीज करने के लिए। तो अब हम इन्हें उठाकर फ्रीजर के अंदर रख देंगे। अच्छा, इन्हें फ्रीज करने से पहले एक पराठा मैं आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ और बाकी के पराठों को उठाकर मैं फ्रीजर में रख दूंगी। तो यहाँ मैंने तवे को पहले से गर्म करके पराठे को इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब हम पराठे की एक साइड को सिकने देंगे। जब ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगे तो हम इसकी साइड को चेंज करके इसके ऊपर घी लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं घी का बहुत कम इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर भी घी का इस्तेमाल किया है। आपने कभी भी कच्चे पराठे के ऊपर घी नहीं लगाना, वरना पराठा अच्छा नहीं बनेगा। जब 50% ये कुक हो जाए तो आप इसकी साइड को चेंज करके तेल, घी या मक्खन जो भी आपको पसंद हो, ये आपकी चॉइस है, हम लगाएंगे। बस दोबारा से इसकी साइड को चेंज करते हुए घी लगाएंगे और इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया है, अंदर तक ये कुक है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। आटे का पराठा अंदर तक अच्छे से कुक है, ये आपको अंदर से कच्चा नहीं लगेगा। खाने में बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम इसकी तमाम लेयर्स इतनी सॉफ्ट और मुलायम होंगी ना कि बाइट लेते ही मुंह में घुलने लगेगा। आप इन पराठों को रमज़ान की सहरी में एंजॉय करें। रमज़ान के बाद भी आप इसे सुबह के नाश्ते में शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रोज़न पराठों की ख़ास बात ये होती है कि आपकी एक बार की मेहनत लगती है, लेकिन आपका जब दिल चाहे आप इन्हें निकाल कर मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप इसे ऐसे ही खाएंगे बगैर किसी चीज़ के, तो भी आपको इसका जायका बहुत ही लाजवाब लगेगा। नमक और चीनी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसे डालने से पराठे का बहुत अच्छा सा जायका निकल कर आता है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब मैं आपको वो पराठे दिखाती हूँ जिन्हें मैंने फ्रीज़र में रखा था। तो ये देखें कि ये इस तरह से सख्त हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक बड़े साइज़ का प्लास्टिक बैग या ज़िप-लॉक बैग लेकर इन पराठों को इसके अंदर रख दूँगी और इस प्लास्टिक बैग को अच्छे से टाइट बंद कर दूँगी ताकि इन पराठों के अंदर नमी ना जाए और ये नमी की वजह से ख़राब ना हो। इस तरीके से आप लंबे टाइम के लिए इन पराठों को फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं इन्हें शॉपर में बंद करने वाला क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। खैर, तो अब मैं एक फ्रोज़न पराठा आपको पका कर भी दिखाती हूँ। और पकाने से पहले मैं पराठे को थोड़ी देर के लिए बाहर रखकर इसे डीफ्रॉस्ट कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से ये फ्रोज़न पराठे ताज़े पराठों से भी ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। बाहर से क्रिस्पी और तमाम लेयर्स एकदम खुली खुली अलग अलग बनी हैं और फ्रोज़न पराठे पकने से सख्त होकर अकड़े नहीं हैं। इतना तो मेरे ताज़े पराठे की लेयर्स अच्छे से नहीं खुली जितनी ये फ्रोज़न पराठे की लेयर्स खुली हैं और अलग अलग बनी हैं। और जब भी आप इस पेस्ट को पराठे की लेयर्स में लगाएंगे ना, तो यकीन जानिए कि आपके भी फ्रोज़न पराठों की तमाम लेयर्स अच्छे से खुलेंगी, वो आपस में नहीं चिपकेंगी और ना ही पराठे सख्त और अकड़े हुए बनेंगे। बिल्कुल ताज़े पराठे की तरह एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो है वो आटे का अच्छा गुंदा होना ज़रूरी होता है और इसमें कोई शक नहीं कि शापर में गुंदे आटे के स्पेशली फ्रोज़न पराठे महीनों बाद जब भी आप उन्हें पकाएंगे ना, तो वो बिल्कुल ताज़े पराठों की तरह सॉफ्ट और इनके तमाम लच्छे अच्छे से अलग अलग बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन आपको रमज़ान में बहुत सहूलत हो जाएगी, स्पेशली सहरी में। और रमज़ान के बाद भी आपको सुबह के नाश्ते में इतना काम नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने फ्रीज़र से फ्रोज़न पराठे निकाले और इन्हें फ्राई करके आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।